गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाने से पहले मैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। हमने इस पे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था जी। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे कोई आवेश है, ये क्यू कूलम का आवेश है, इसके चारों ओर इस क्षेत्र में अगर जैसे हम कोई अन्य आवेश रख दे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया, तो ये Q0 जो परीक्षण आवेश है ये इस आवेश के द्वारा यहाँ पर लगने वाले बल को अनुभव करेगा। तो अगर ये बल का अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र यहां तक है, ठीक है। और अगर माना ये आवेश से परीक्षण आवेश यहां पर आ गया, इस क्षेत्र से बाहर चले गया और यहां पर ये किसी भी प्रकार के वैद्युत बल का अनुभव नहीं करता है, तो इसका अर्थ है कि इस आवेश का यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। और तब उस समय ये परीक्षण आवेश अनंत पे कहा जाएगा कि अनंत पे इस पे कोई भी वैद्युत बल नहीं लग रहा है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। जो धनावेश का वैद्युत क्षेत्र होता है वो धन से बाहर की ओर होता है, ठीक है। धनावेश से बाहर की ओर एक तीर का चिन्ह लगा देंगे, तो ये तीर का चिन्ह यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगा। परंतु अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश का वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर होता है ऐसे। ये तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। पर वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए हम जिन रेखाओं को खींचते हैं वो रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। कि वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर कोई परीक्षण धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक रखे जाने पर गति करता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर कोई परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक रखे जाने पर गति करता है, ठीक है। या किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के गति का जो मार्ग होता है उस मार्ग को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, जैसे यहां पर एक धनावेश है ये, और इसकी अगर हम वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार की आएंगी। ये इसकी वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। ये कोई धनावेश है, सॉरी, यहां पे तीर का चिन्ह बाहर की ओर होना चाहिए, क्योंकि धनावेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। ऐसा क्यों, ये बाहर की ओर क्यों है? तो देखिए इसके लिए, ये कोई धनावेश है, इसका यहां वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र में माना यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, ये एक परीक्षण आवेश है। तो ये परीक्षण आवेश इतना सूक्ष्म होगा कि ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पा रहा होगा, नगण्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा, जिसके कारण इस बड़े आवेश का वैद्युत क्षेत्र प्रभावी है, ठीक है। तो इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा है, तो ये आवेश इस आवेश पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इसको बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो इस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल जिस दिशा में लग रहा है वही दिशा क्या होगी, वैद्युत बल रेखा की दिशा, ठीक है ना। ये इस दिशा में फेंकेगा उसको बाहर की ओर। अगर ये परीक्षण आवेश यहां पर होता तो ये धनावेश इस धन परीक्षण आवेश को बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करता है,
तो इसलिए वैद्युत बल रेखा इसमें बाहर की ओर है। ठीक है, यहां पर भी ये बाहर की ओर है। तो धनावेश के जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो धनावेश से शुरू होकर बाहर की ओर होंगी। ठीक है, और ये त्रिज्या होंगी। त्रिज्या मतलब अगर हम इसके गोला मान लें तो इस गोले का जो केंद्र होगा, ये जो वैद्युत बल रेखाएं अगर इनको हम पीछे की ओर खींचे तो ये इसके केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने त्रिज्या बल रेखाएं क्या दिया, तो किसी अकेले धनावेश का जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो त्रिज्या होंगी और धनावेश से बाहर की ओर होंगी ऐसे। ठीक है, और ये इसलिए है क्योंकि इन बल रेखाओं पर रखा गया जो प्रक्षणावेश होगा इस पर बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। ठीक हो गया। इसकी जगह पे अगर हम यहां पे ऋणावेश ले लें और तो तब यहां पर इसका जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इसकी वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होंगी। यह इसलिए कि जैसे यहां पर हमने एक प्रक्षणावेश Q0 मान लिया तो यहां पर धन प्रक्षणावेश रखा हुआ है, तो ये ऋणावेश क्या करेगा, इस धन प्रक्षणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित करेगा, इसलिए इसकी ओर खींचा चला जाएगा, इसलिए यहां पर वैद्युत बल रेखा अंदर की ओर है। ठीक है, तो यहां पर यानी इसके गति का पथ है, तो इसीलिए वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, ये दिखती नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं सीधी रेखाएं होंगी, ये वक्रीय भी हो जाती हैं, बाद में आगे जाने पे ये वक्रीय हो जाएंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर कोई परीक्षण धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक रखे जाने पर गति करने के लिए स्वतंत्र गति करता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं वो वक्र हैं जिन पर कोई प्रक्षणावेश गति करता है। या ऐसा कह दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश का गति का जो पथ होता है वो पथ वैद्युत बल रेखा कहलाता है। यानी यहां पर इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र था, यहां इस वैद्युत क्षेत्र में हमने यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा, तो ये परीक्षण आवेश जिस पथ पे गति करेगा, चाहे वो वैद्युत प्रतिकर्षण बल के द्वारा गति करे, चाहे वो वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा गति करे, इसके गति का पथ ही क्या होगा, वो वैद्युत बल रेखा कहलाएगी, वही वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, और वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर रखे गए आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रकट करती है। क्या अर्थ है इसका, जैसे यहां पर ये वैद्युत बल रेखा है, अभी मैंने वैद्युत बल रेखा सीधी खींची हुई है, तो ये वैद्युत बल रेखा माना, तो इस बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये आएगी, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ही क्या बतलाएगी, यहाँ पे इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगी। यानी इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रकट करती है। ठीक है, और यहां पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रकट करती है। दो चीजें हैं, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करती है, एवं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रकट करती है। ठीक है, तो धनावेश का वैद्युत बल रेखाएं धन से बाहर की ओर होंगी, अब तृतीय दिशा में होंगी, सीधे तृतीय दिशा में। ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर होंगी। अगर इन बल रेखाओं को आगे खींचें तो ये कहां पर जाएंगी, इस आवेश के केंद्र पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं इस ऋणावेशित गोले के केंद्र की ओर आती हैं, जबकि धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं धनावेश के केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आवेश अकेला हो, कि केवल धनावेश हो केवल ऋणावेश हो, ऐसा भी हो सकता है आवेशों का निकाय हो सकता है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश मिलकर एक फैमिली बना दें, निकाय बना दें, सिस्टम बना दें। तो आवेशों के निकाय की वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए देखिए, जैसे यहां पर ये धनावेश है और यहां पर एक ये ऋणावेश है, तो ये विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है। तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचेंगे, तो वैद्युत बल रेखाएं यहां पर धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे आएंगी,
ठीक है, कि धन और ऋण आवेशों से मिलकर बना हुआ जो निकाय होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं कहां से चलती हैं? धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ऋण से फिर धन की ओर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा आएगा, ये इस प्रकार का आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होंगी, ये धनावेश से शुरू हुई और इनकी आकृति वक्रीय होगी, ऐसे ये भी है। धनावेश से शुरू हुआ और ऋणावेश की ओर गया, ऐसे ये भी धनावेश से शुरू हुआ ऋणावेश की ओर गया। ठीक है, फिर ऐसा बना सकते हैं, ये इसका अर्थ है कि धनावेश से जा रहा है, बहुत बड़े पद को कवर करते हुए फिर कहां आएगा? ऋणावेश की ओर आएगा। ये तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पे खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि ऋण से यहां की ओर आएंगे, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं एक खुले वक्र के रूप में होती हैं। ये मत सोचना क्लोज है, क्लोज नहीं है। धन से शुरू हुआ ऋण पे आगे खत्म हो गया। ये ऋण से अगर फिर धन की ओर आता तो हम कहते हैं यहां पर ये वक्र क्या बन रहा है? बंद वक्र बन रहा है, पर बंद वक्र इसमें नहीं बनता है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में होती है। ठीक है, ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे जाके खत्म होती है। और इसमें दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटेंगी? क्यों नहीं काटेंगी? वो इसलिए क्योंकि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रकट हो जाएंगी, जबकि किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। ठीक है, जैसा अगर हम कल्पना करें, यहां पर देखिए इसको कि ये वैद्युत बल रेखा है, तो मैंने भी आपको बताया कि इस वैद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर, ये जैसे ए बिंदु है, इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। स्पर्श रेखा में तीर का चिन्ह क्यों लगेगा? धन से बाहर की ओर, यहां से आ रहा है ना, तीर का चिन्ह ऐसे लग जाएगा। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करती है। अगर हम ये माने इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा है तो इस परीक्षण आवेश पर बल इस दिशा में लगेगा, स्पर्श रेखा की दिशा में। ठीक है, आता है क्वेश्चन कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रकट करती है? तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रकट करती है। दूसरी चीज कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रकट करती है। यानी यही दिशा वैद्युत बल की दिशा भी होगी और यही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। ठीक है, तो यहां पर गुण पढ़ा रहा हूं मैं। पहले वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? कि वैद्युत बल रेखा वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर कोई परीक्षण आवेश गति करने के लिए गति करता है। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश की गति का जो पथ होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखा कहलाता है। दूसरा गुण इसका यह है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पे खत्म होती है। तीसरा गुण क्या है इसका? कि वैद्युत बल रेखाएं ओपन कर्व, खुले वक्र के रूप में होती है। ठीक है, चौथा कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रकट करती है। पांचवा कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। और दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर ऐसा संभव है तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो अर्थात वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। मैं यहां पर जबरदस्ती दो वैद्युत बल रेखाओं को
को एक दूसरे से प्रतिच्छेद करा रहा हूं। जैसे एक वैद्युत बल रेखा है, यहीं पे ले रहा हूं मैं। जैसे माना ये है, सपोज ये देखिए एक वैद्युत बल रेखा आई, मैं दूसरी वैद्युत बल रेखा खींच रहा हूं ऐसे, तब ला रहा ऐसे, ठीक है। यहां पर अब इस बिंदु पर माना ये बी बिंदु है, तो इस बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं कट रही हैं, तो इस बिंदु पर हम कितनी स्पर्शरेखाएं खींचेंगे? अगर दो वैद्युत बल रेखाएं कट रही है इस बिंदु पर, तो दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। कैसे? एक स्पर्शरेखा तो ये वाली आ जाएगी, ये वाली, तो ये वाली स्पर्शरेखा क्या प्रकट करेगी इस बिंदु पर? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, या इस बिंदु पर रखेंगे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। परंतु इसी बिंदु पर एक स्पर्शरेखा और होगी, वो इस वाले वक्र के लिए, इधर भी होगी एक वैद्युत, ये स्पर्शरेखा। तो अगर दो वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, अगर ऐसा संभव होता तो इस बिंदु पर, कटान बिंदु पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती, जो इस बात को प्रकट करती कि एक ही कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। आवेशों के किसी निकाय द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की हमेशा एक ही दिशा होती है, ये अद्वितीय है, ठीक है ना। तो अर्थात हमारा ये सोचना कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ये गलत है। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अब अन्य जरूरी नहीं कि धन ऋण आवेशियों का निकाय हो, ऐसा भी हो सकता है एक धनावेश है और दूसरा भी धनावेश है, दोनों समान आवेशों से बना हुआ निकाय है, तो इस धनावेश का जो वैद्युत बल रेखा होगी वो क्या होगी? वो धनावेश से बाहर की ओर, ठीक है, वो क्या होगी? धनावेश से बाहर की ओर। यहां देखिए, यहां पर दूसरा आप कह रहे हैं जैसे ये इधर की ओर गया, यहां क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां तो विपरीत आवेश के बीच क्या था? आकर्षण बल था, इसलिए वैद्युत बल रेखा धन से आई और ऋण की ओर गई। यहां पर समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बल रेखाएं ये धन की ओर आ रही होंगी, इधर की ओर चल रही है, इसकी बल रेखाएं ये ऐसे आएंगी और ऐसे यहां पे ये खींच सकते, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। क्या मतलब है इसका? वैद्युत बल रेखाएं पहले बल की एक गुण देखिए, जैसे समान आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में क्या होती हैं? एक दूसरे से दूर भागती हैं। जैसे ये है, इसका मतलब क्या? ये दो समान आवेश हैं, इसमें क्या हो रहा है? ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की ओर नहीं आ रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में, ये लंबाई है इनकी, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जो आवेशों का निकाय है, तो आवेशों के निकाय में वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर भागती हैं, ये इससे दूर भाग रही है, इससे दूर भाग रही है। इसी कारण क्या होता है? समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं दूसरे दूर भाग रही है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर भागने की चेष्टा करती हैं या भागती हैं, ठीक है। इसके विपरीत, जैसे अगर ये ऋणावेश होता तो उस समय क्या होगा? जैसे यहीं पे है, ऋणावेश वाला हमने एक धन और एक ऋणावेश है, इसमें क्या है?
वैद्युत बल लिखा है धन से आ रही ऋण की ओर जा रही है। तो वैद्युत बल रेखाओं का एक गुण और भी है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह, वैद्युत बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह क्या होती है, एक दूसरे सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल होता है। तो इसको समझिए कैसे, जैसे ये एक धनावेश है, ऋणावेश है, ये विपरीत आवेश है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो इनके बीच ये डोरी है, ठीक है। अगर हम इसको खिंची हुई लचकदार डोरी माने तो क्या तनी हुई रहेगी? नहीं, क्योंकि इन विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा, ये एक दूसरे के नजदीक आएंगी, नजदीक आएंगी तो जो ये खिंची हुई लचकदार डोरी है ये क्या होगी, ये ढीली पड़ेगी, सिकुड़ेगी, ठीक है ना। तो ये रेखा तब ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये तनाव रहना चाहता है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह एक दूसरे क्या होते हैं, हमेशा सिकुड़ने की चेष्टा करती है। ये खिंची हुई नहीं बल्कि एक सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। ऐसा तब होता है जब आवेशों का निकाय विपरीत आवेशों से बना हुआ हो, ठीक है। और विपरीत आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इसी को हम इस ढंग से समझा सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह एक सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। इससे पता चलता है कि विपरीत आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है। और जो समान आवेश थे, समान आवेशों में क्या हो रहा था, इनके बीच प्रतिकर्षण बल था। तो इसमें यहां देखिए, इसमें वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में, इस लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो यह है इनकी लंबाई, इसकी लंबवत दिशा में, इस दिशा में ये एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर भाग रही है, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं है। इससे पता चलता है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच हमेशा वैद्युत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ाए कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं का एक गुण क्या है कि ये धन से ऋणावेश की ओर चलती हैं। दूसरा गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करती है। तीसरा गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। अगला गुण क्या है इसका कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। और विपरीत आवेशों के निकाय में वैद्युत बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। इससे पता चलता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और समान प्रकृति के आवेशों से बना हुआ जो निकाय होता है उसकी वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर भागती हैं। इससे पता चलता है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक चीज और दिखे यहाँ पे, जैसे अगर मैं दोनों को मिलाने वाली रेखाएं देखूं, ये रेखा है, इस धन आवेश के कण माने पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। इस पहले आवेश के कण यहां पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, धन से बाहर की ओर होगा, और इसके कण भी, इस दूसरे आवेश के कण भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र धन से बाहर की ओर होगा, इस दिशा में होगा। यानी इस रेखा पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर ये समान प्रकृति के हैं, मानो ये आवेश भी क्या है कैपिटल, ये आवेश भी क्यू कूलम का है, ये आवेश भी क्यू कूलम का है, मानो ये समान प्रकृति के आवेश है, तो इनको मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु पर, इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वहां पर कोई बिंदु ऐसा होगा जिस बिंदु पर इन दोनों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी और एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है। अर्थात जैसे ये है, माना यदि दो समान प्रकृति के आवेश हैं, समान परिमाण के हैं, तो उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दोनों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यहां पर एक दूसरे के ठीक बराबर होगा और विपरीत होगा। इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में माना ई है, और इस दूसरे के कारण यहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में ये भी ई है, ठीक है। तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों आवेश क्या है
बराबर है। तो बराबर आवेश, समान प्रकृति के यदि दो आवेश हैं, दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या बराबर है, एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में है। तो इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। उस बिंदु को हम कहते हैं नल पॉइंट, एन बिंदु कहते हैं इसको, एन फॉर नल पॉइंट, उदासीन बिंदु। तो वैद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन होता है? वैद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु वो बिंदु होता है जिस बिंदु पर आवेशों के निकाय का परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यानी इस बिंदु पर इसके इन दोनों के कारण यहां पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। ये नहीं कह रहा मैं कि हर आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, हर आवेश के कारण नहीं है। इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, कुछ ना कुछ है, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। पर इन दोनों आवेशों का, दोनों वैद्युत क्षेत्रों का यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो हर, ऐसा नहीं है धन धन वाले में होगा, आवेशों के हर निकाय में क्या होगा? कहीं ना कहीं नल पॉइंट जरूर होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो। अगर एक कम आवेश है और एक क्या है ज्यादा आवेश है, तो इनको मिलाने वाली रेखा पर भी उदासीन बिंदु जरूर होगा। तब उदासीन बिंदु ठीक बीच में नहीं होगा, ठीक है, तब वो किसी एक आवेश की ओर खिसक गया होगा। पर अगर दोनों आवेश बराबर है तो इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच वाले बिंदु पर क्या होगा? उदासीन बिंदु होगा। उदासीन बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर आवेशों के निकाय का परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? आपने देखा कि जैसे माना ये कोई धनावेश है, कैपिटल क्यू आवेश का, कैपिटल क्यू आवेश है, इस पे ये धनावेश है और इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक है। इसका अर्थ है कि इस आवेश के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर ही क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा किसी अन्य परीक्षणावेश पे। कि माना अगर कोई परीक्षणावेश यहां पर है, ये Q0, तो अगर ये परीक्षणावेश इस क्षेत्र से बाहर है तो इस कैपिटल Q के द्वारा इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा या वैद्युत बल नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये आवेश धीरे धीरे करके हम इसको अंदर लाए। ठीक है, ये आवेश कोई बाह्य कारक है, वो इस परीक्षणावेश को यहां ला रहा है, अंदर ला रहा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहा है। परीक्षणावेश टेस्ट चार्ज, तो परीक्षणावेश को अनंत से कहां ला रहे हैं? हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, माने यहां पर ला रहे हैं, ये बिंदु ए पे। तो क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र किस आवेश का है? कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश का। ठीक है, इसका वैद्युत क्षेत्र, माना मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्थिर मान दे रहा हूं। तो इस आवेश के द्वारा इस परीक्षणावेश पे क्या लगेगा? अब वैद्युत बल लगेगा। अगर परीक्षणावेश धनावेशित है तो इसके द्वारा इस पर वैद्युत बल बाहर की ओर लगेगा। ठीक है ना, बाहर की ओर। तो इस पे बल लग रहा है, माना कितना? माना इस पे लगने वाला जो वैद्युत बल है वो है F। तो इस कैपिटल Q आवेश द्वारा इस परीक्षण आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल है F। तो हम ये कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल है F। तो अब आपके पास एक रिकॉर्ड डाटा आ गया कि Q0 परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में बल, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, ये कितना है? F। ठीक हो गया। तो जब Q0 कूलाम के परीक्षणावेश पर वैद्युत बल F लग रहा है तो एकांक परीक्षणावेश पे कितना बल लगेगा? एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल
ये कितना हो जाएगा F बटे Q0। ठीक है जी। तो ये जो लाइन आ रही है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या आ गया, वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। ध्यान रहे यहां पर दो दो आवेशों का जिक्र हो रखा है। एक ये वाला आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, एक वो वाला आवेश है जो परीक्षण आवेश है, जो मूवमेंट करा रहे हैं जिसको वो कभी अनंत में था, कभी वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस सूत्र में कौन सा आवेश आएगा, परीक्षण आवेश आएगा, जिसको हम मूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश का अनुपात ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, बिंदु जरूर कहें क्यों, अलग अलग बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना। अगर वैद्युत क्षेत्र धनावेश का, माने धनावेश है, तो इस धनावेश का जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसकी दिशा हो जाएगी, हम दिशा के लिए कैसे देखेंगे कि ये जो आवेश था ये इस परीक्षण आवेश पर किस दिशा में बल लगा रहा है। तो परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो देखिए परीक्षण आवेश पर इस समय बाहर की ओर बल लग रहा है, तो इस समय ये दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रकट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी माने तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया जी। और एक परिभाषा और दे सकते हैं इसकी हम। एक तो मैंने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षणावेश पर लगने वाले बल और परीक्षणावेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, F और Q0 के रूप में परिभाषा देंगे। दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और धनावेश का वैद्युत क्षेत्र धन से बाहर की ओर होता है, ऋणावेश का वैद्युत क्षेत्र ऋण की ओर होता है। कैसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी। माना ये ऋणावेश होता तो तब ये इसको क्या करता, ये तब इसको इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता, अर्थात इस पे वैद्युत आकर्षण बल इस दिशा में लगता। तो जो परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल की दिशा होगी वही दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी। ठीक हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा से ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण होता है। ठीक हो गया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शॉर्ट में लिख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र है E बराबर F बटे Q0। तो E का मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर होगा F का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। F माने बल, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन बटे आवेश का मात्रक कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का मात्रक है, सदिश राशि है और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। इसकी विमा क्या होगी इसकी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकाल रहे हैं तो इसी सूत्र से निकलेगा E बराबर F/Q0 सूत्र से। तो E की विमा बराबर होगा F की विमा यानी बल की विमा। बल की विमा क्या होती है? mL (T⁻²) बटे Q आवेश की विमा हमने निकाली थी A/T। ये आवेश की विमा है। तो कीजिए इसको आगे सॉल्व। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या आ रही है? mL, ये ऊपर जाएगा T की पावर तो कितना हो गया? -3, T की पावर +1 वहां ऊपर जाके -1 हो गया। अब -2 पहले से है तो T की पावर -3 और A की पावर -1। तो mL T की पावर -3 A की पावर -1, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। ठीक है, तो आज हमने यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? कि वैद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश के गति का जो पथ होता है उस पथ को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया कोई परीक्षण आवेश गति करने के लिए गति करता है, उस पथ को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। थैंक यू।